साथियों, आप सबको सादर नमस्कार। चंद्राकर सर क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में पंचायत चुनाव संपन्न होने हैं। 3 चरणों में संपन्न होने हैं, 17 फरवरी, 20 फरवरी और 23 फरवरी। इस चुनाव में जो महत्वपूर्ण 2 चीज़ है जो हमें लेखा तैयार करना होता है, वो एक है मतपत्र लेखा, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की है। आज इस वीडियो में हम पीठासीन अधिकारी की डायरी किस प्रकार से भरें, इस बात की चर्चा हम करने वाले हैं। तो आइए साथियों, पीठासीन अधिकारी की डायरी इसको कैसे भरें, इस बारे में चर्चा प्रारंभ करें। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा पीठासीन अधिकारी की डायरी परिशिष्ट 21। इसमें सबसे पहला है मतदान केंद्र का क्रमांक तथा स्थान। मतदान केंद्र, जिस दिन आप सामान लेने जाएंगे आपको अपना मतदान केंद्र मिलेगा और उस स्थान का भी नाम आपको मिलेगा जहां पर आप निर्वाचन कराने वाले हैं। यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर क्रमांक है 274 और स्थान है अमरवा। ये जो अमरवा है ना, वो ग्राम पंचायत भी अमरवा है, आश्रित गांव नहीं है, पंचायत खुद अमरवा है और खंड जो है वो कसडोल है। तो आपको इस हिसाब से भरना है और मतदान की तारीख भरिएगा। जैसे यहाँ पर 20/1/2020 भरा हुआ है, ये पहले का है। तो आपको जैसे 17 फरवरी को आप वोटिंग करवा रहे हैं तो 17/2/2025 लिखेंगे। 20 फरवरी को करवा रहे हैं तो उस डेट को लिखिए। 23 को करवा रहे हैं तो उस डेट को आपको लिखना है। अगला है चौथा, मतदान केंद्र से संबद्ध वार्डों के क्रमांक। आपको जिस बूथ में आप गए हैं वो बूथ कितने वार्डों के लिए आप निर्वाचन कर रहे हो, है ना। कम से कम एक बूथ में 5 या 6 वार्ड होते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखो 8 वार्ड दे दिए गए इस बूथ वालों को। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल संख्या यहाँ पर 8 है वार्ड का। वार्डों के क्रमांक जिनमें पंचों के लिए मतदान हुआ। अब इसमें होता क्या है, कई बार कई जो वार्ड है ना वो निर्विरोध हो जाए रहता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जितने वार्ड हैं सभी में हमें निर्वाचन कराना पड़े पंच के लिए। सरपंच और बाकी जनपद जिला के लिए तो करवाना है, लेकिन पंच के लिए कई वार्ड जो है वो निर्विरोध हो जाए रहता है, तो उसको हम लोग निर्वाचन नहीं कराएंगे। उसी को यहाँ पर पूछा गया है, वार्डों के क्रमांक जिनमें पंचों के लिए मतदान हुआ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 व 7। बड़े किस्मत वाले पार्टी हैं ये लोग। 8 वार्ड मिला था जिसमें से 6 वार्ड निर्विरोध हो चुका है, वहाँ केवल 2 वार्डों का यहाँ पर पंच के लिए मतदान हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है मतदान केंद्र किस प्रकार के भवन में स्थित है। आपको अच्छे से पता है, आप जब जाओगे या तो पता चल जाएगा या तो पता कर लीजिएगा। अक्सर शासकीय भवन को ही चुना जाता है। इसके बाद मतदान दल के सदस्यों का विवरण आपको भरना है। ये विवरण आप तो अच्छे से पता है, जैसे इसमें दिया गया है। पीठासीन अधिकारी मोहनलाल चंद्राकर है, ये व्याख्याता है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल करही बाजार में। मतदान अधिकारी क्रमांक 1 वेद प्रकाश आर्डिल हैं, ये शिक्षक है मिडिल स्कूल केसला में। ईश्वर साहू जी हैं, सहायक शिक्षक है प्राथमिक शाला अकोली में, जिसका मतदान अधिकारी 2 में लगा है। मतदान अधिकारी 3 संतोष कुमार सिंह हैं, सहायक शिक्षक हैं प्राथमिक शाला परसवानी में। मतदान अधिकारी क्रमांक 4 है श्रीमती डुलेश्वरी साहू है, ये लोकल है वहीं की। तो आपके साथ भी यही होना है, जो चौथे नंबर का है ना आपको वही मिलेगा जब आप सामान के साथ वहाँ पर मतदान केंद्र में पहुँच जाएंगे। तो जैसे कि ये वही मिला और वो थी शिक्षक प्राथमिक शाला अमरवा की।
ये तो आप बहुत इजीली भर पाएंगे। इसके बाद उपयोग में लाई गई मत पेटियों का, यहाँ पर देखिए उस समय 2 पेटियां मिलता था एमपी टाइप का, अभी तो नया पेटी बन गए है सीजी का। उस समय 2 पेटी मिलता था, एक बड़े और एक छोटे, जिसका क्रमांक हमें लिखना था। इस साल भी आपको सीजी वाला नई पेटी मिलेगा, उसका क्रमांक लिखिएगा। छोटी पेटी मिलना कोई ज़रूरी नहीं है, यदि मिल गया तो उसका भी नाम, उसका भी क्रमांक आप जरूर लिखिएगा। ये भी बहुत इजीली कर पाएंगे आप लोग। आइए आगे बढ़ें। नंबर 8, यहाँ पर जिस मतदान केंद्र में हम लोग गए हैं वहाँ पुरुष मतदाता कितने हैं, महिला मतदाता कितने हैं, कुल कितने हैं, इसकी जानकारी यहाँ पर देना है। जैसे स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, उस अमरवा नाम के ग्राम पंचायत में 404 पुरुष मतदाता, 407 महिला मतदाता, इस प्रकार से कुल मतदाता वहाँ पर 811, जिसमें से पुरुष मतदाता जो मतदान में हिस्सा लिया वो है 296, महिला मतदाता जिन्होंने मतदान में हिस्सा लिया वो है 310। इस प्रकार से कुल 606 मतदाताओं ने वहाँ पर मतदान में भाग लिया। जहाँ तक परसेंट निकालना है बहुत इजी है, 296/404 करिएगा और उसको 100 से गुणा कर दीजिएगा, आएगा 73.26। इसी प्रकार से महिला मतदाताओं का प्रतिशत निकालने के लिए 310/407 करिएगा और उसको 100 से गुणा कर दीजिएगा, आ जाएगा 76.16। इसके बाद कुल प्रतिशत ज्ञात करना है, तो कुल कितना मतदाताओं ने मतदान में भाग लिया, 606, कितने में, 811 में, तो 606/811 उसको 100 से गुणा कर दीजिएगा, यहाँ पर आएगा 74.72। उम्मीद करता हूँ ये भी आप बहुत अच्छे से भर लेंगे। इसके बाद हमें जानकारी देना है अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ता गणों का जानकारी देना है। आइए कोशिश करें जानकारी देने का। केंद्र से संबद्ध सभी वार्डों के लिए कुल मिलाकर अभ्यर्थियों की संख्या बताने हैं। यहाँ पर कितने वार्ड में पंचों का चुनाव हुआ, 2 वार्ड में। यहाँ पर कुल अभ्यर्थी कितना दिया है, 4। पहले में 2 वार्ड में चुनाव हुआ, एक वार्ड में 2 अभ्यर्थी थे और दूसरे में भी 2 अभ्यर्थी थे, तो 2 और 2 हो गया 4। मान लीजिए आप किसी बूथ में गए, वहाँ पर 5 वार्डों का चुनाव आपको करवाना है ना, तो टोटल जितने अभ्यर्थी हैं 5 वार्ड मिला के सबको जोड़ के लिखना है आपको अभ्यर्थियों की संख्या में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अभ्यर्थी और उनके निर्वाचन अभिकर्ता, जो कि मतदान के दौरान केंद्र में उपस्थित अभ्यर्थी और उसके अभिकर्ताओं की संख्या। मतलब मतदान के दौरान उन अभ्यर्थियों की संख्या को हमें लिखना है या निर्वाचन अभिकर्ता की संख्या, मतलब जो खड़ा है वो वहाँ पर उपस्थित था या उसका निर्वाचन अभिकर्ता। एक निर्वाचन अभिकर्ता कौन नियुक्त करता है, अभ्यर्थी, क्या वो वहाँ पर उपस्थित था, तो यहाँ पर नहीं था तो 0-0 है। और उसका मतदान अभिकर्ता था क्या, तो 5 लोगों का भी कोई एजेंट वहाँ पर नहीं आया था, इसलिए 0-0 लिखा है। जितना पंच के लिए आएगा इस लाइन में, पंच का जो मतदान अभिकर्ता है उसी को लिखना है। एक एग्जाम्पल, मान लीजिए हम 5 वार्ड में पंच का चुनाव कर रहे हैं, एक वार्ड में 2 आया, एक वार्ड में 3 आया, एक वार्ड में कोई भी नहीं आया, एक वार्ड में 1 आया और 5 वार्ड में भी कोई नहीं आया, तो यहाँ पर कुल अभिकर्ता को जोड़ के आपको लिखना है। यहाँ पर कोई नहीं आया है किसी भी वार्ड में, पंच के लिए बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। अंत में दर्शाना है अभ्यर्थियों की संख्या जिनकी ओर से अभ्यर्थी या कोई अभिकर्ता उपस्थित नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पर पंच के चुनाव के लिए न तो अभ्यर्थी आए, न तो कोई अपना अभिकर्ता, निर्वाचन अभिकर्ता भी नहीं भेजा, और मतदान अभिकर्ता भी पंचों ने वहां पर नियुक्त नहीं किया था, इसलिए 0-0 आ गया। तो कितने ने नियुक्त नहीं किया था, यहाँ पर 4 ने नहीं नियुक्त किया था, इसलिए यहाँ पर 4 लिखना है कि भाई 4
वहाँ पर कैंडिडेट थे दोनों वार्ड में सब मिला के, तो चारों ने अपना मतदान अभिकर्ता नहीं भेजा था। तो यहाँ पर लिखना है। आगे सरपंच के लिए, अब सरपंच के लिए कितने अभ्यर्थी थे, कितने कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, उसको आपको लिखना है। ये जैसे यहाँ पर 3 अभ्यर्थी थे जो सरपंच के लिए चुनाव लड़ रहे थे। अब मतदान के दौरान क्या अभ्यर्थी वहाँ पर था या उस अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता उपस्थित था? नहीं था, तो 0-0। क्या उसका मतदान अभिकर्ता वहाँ पर उपस्थित था क्या? हाँ, 3 सरपंचों के लिए वहाँ पर 4 मतदान अभिकर्ता नियुक्त हुए थे। तो साथियों यहाँ पर ध्यान देना है कि सरपंच कैंडिडेट है 3, नियुक्त हुए हैं 4, तो हो सकता है किसी एक कैंडिडेट का 2 मतदान अभिकर्ता नियुक्त हुआ हो सकता है, लेकिन आपको रखना केवल एक को है। चूंकि 4 नियुक्त हुआ था इसलिए यहाँ पर 4 लिख दिए, क्योंकि वो 1-1 घंटे बाद 2-2 घंटे बाद आते जाते रहते हैं, तो पूरा लिख दीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद हमें बताना है ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मतदान अभिकर्ता नियुक्त नहीं किया था। तो यहाँ पर तो तीनों ने ही किया है, इसलिए यहाँ पर संख्या आएगा 0। आगे जनपद सदस्य के कितने अभ्यर्थी हैं, कितने कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उस बूथ में? तो कितने लड़ रहे हैं? 4 अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन अभिकर्ता उस बूथ में नहीं था, इसलिए 0 है। और यहाँ पर 4 में से 3 ने अपना मतदान अभिकर्ता भेजा था, इसलिए यहाँ पर 3 है। और 1 ने नहीं भेजा था, तो जो नहीं भेजा था उस लाइन में आपको 1 लिखना है। आगे जिला पंचायत सदस्य के कितने कैंडिडेट हैं? यहाँ पर दिख रहा है 8 कैंडिडेट हैं। इन 8 कैंडिडेट में कोई अभ्यर्थी मतदान के दौरान नहीं था, उसका कोई निर्वाचन अभिकर्ता भी नहीं था, लेकिन हाँ मतदान अभिकर्ता था। कितने का? 7 का। तो कितने का नहीं था? 1 का नहीं था। तो जो नहीं था ना उसको अंतिम टेबल में लिखना है। उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझे होंगे। आगे है अंधेपन अथवा शारीरिक असमर्थता से ग्रस्त ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्होंने किसी साथी की सहायता से मतदान किया। साथियों ऐसा कई केस आ सकते हैं, तो जितने केस आएंगे आप साथियों से फॉर्म जरूर भरवाइएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा कि कितने केस आए। जैसे इसमें आपको नजर आ रहा है 1 केस आया। आगे अभ्याक्षेपित या चैलेंज प्रकरणों की संख्या यहाँ पर नहीं आया, इसलिए नील दिखाई दे रहा है। ये चैलेंज वोट कौन है? जैसे नंबर 1 ने पुकारा, जैसे ही नाम पुकारा एजेंट ने उसको चैलेंज कर दिया कि ये गलत मतदाता है, इसको बोलते हैं हम लोग चैलेंज। ऐसी स्थिति नहीं आई यहाँ पर, तो यहाँ पर संख्या लिखेंगे 0। आगे तुच्छ गलत अभ्याक्षेप के प्रकरण तथा जब्त की गई धनराशि। चूंकि यहाँ पर कोई प्रकरण ही नहीं आया है, इसलिए यहाँ पर नील लिखा हुआ है और ये प्रकरण आने की संभावना भी कम ही है। तो आप लोगों को भी लगता है लगभग 0 या नील ही भरना पड़ेगा। आगे देख लीजिए, प्रकरणों की संख्या नील और जब्त की गई राशि नील या 0 लिख सकते हैं आप लोग। आगे है टेंडर्स मतों की कुल संख्या। ये टेंडर्स मत जरूरी है। यदि हम किसी कारणवश जो मतदाता मतदान नहीं किया है उसके में भी मार्किंग कर देते हैं और है ना, किसी दूसरे का बदले में उसका मार्किंग हो जाता है, और जब ओरिजिनल मतदाता आता है तब यहाँ पर फिर टेंडर की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कुल संख्या लगभग आप भी 0 ही भरेंगे। अगला प्रतिरूपण के प्रकरणों की संख्या है ना, ये पुलिस प्रकरण वाला है, ये भी लगभग नील ही रहेगा। आगे है मतदान के दौरान ये बलवा हिंसा है ना, प्राकृतिक प्रकोप, ये तो ऐसा केस नहीं के बराबर होगा, नहीं लिखिएगा और इसमें नील कर दीजिएगा, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। आगे इस चीज को ध्यान रखिएगा, नंबर 15 वाले को, जब आखिरी मतदाता ने अपना मत डाला
तब का सही सही समय। साथियों, ये हम अंत में अपनी डायरी में इस समय को लिख लें जब अंतिम मतदाता ने अपना मत पत्र पेटी में डाला, उस समय क्या हुआ था, आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि पीठासीन डायरी में ये 15 नंबर में इस समय को आपको अंकित करना पड़ेगा। आगे, यदि कोई महत्वपूर्ण घटना घटी हो, ऐसा कोई महत्वपूर्ण घटना घटित नहीं होगा, यहाँ पर भी आप नील ही लिखेंगे। उसके बाद मतदान की तारीख लिख दीजिएंगे, चाहे आपका 17 फरवरी को हो, चाहे 20 फरवरी को हो, चाहे 23 फरवरी को हो, जिस डेट में आप मतदान करा रहे हैं उस डेट को यहाँ पर लिखिएगा, अपना सील लगाइएगा, साइन करिएगा। आगे आगे अब इसका भाग 2 भरना है। ये आप मतदान के पहले बैठे बैठे जब भी समय मिले धीरे 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 उसको भरते रहिएगा, एकदम से मत छोड़िएगा, तो आपको पता नहीं चलेगा, काम अपने आप होते रहेगा। इसके बाद इसका अगला जो भाग है उसको हमें मतगणना के समय, अब हम लोग पीठासीन अधिकारी नहीं रह गए, अब क्या बन गए हैं, प्राधिकृत अधिकारी मतगणना के लिए। तो ये भाग 2 अब हमें भरना है। पहला है मतगणना का केंद्र या खंड मुख्यालय भवन, ये लिखना है। मतलब आप कितने नंबर के बूथ में गए हो, तो 274 ही है। पंचायत का नाम अमरवा है ना, और आप कहाँ करवा रहे हो, जैसे यहाँ पर हो रहा है शासकीय प्राथमिक शाला भवन में, तो इसको लिखिएगा। तारीख डाल दीजिएगा जिस तारीख में आपकी ड्यूटी लगी हुई है। प्रारंभ करने का समय, मतदान तो हो चुका, उसका समय तो आप लिख लिए उधर पीछे, ये देखिए पीछे लिखाया है ना, कितना बजे, 3:35 में ख़त्म हुआ। इसके बाद जब आप मतगणना प्रारंभ करते हैं उस समय को भी आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर मतगणना प्रारंभ हुआ था शाम को 5 बजे। आगे, अब मतगणना चालू हो गया। मतदान के दौरान जो अभ्यर्थी, जो निर्वाचन अभिकर्ता, जो मतदान अभिकर्ता की जानकारी आप लोगों ने पहले भाग में दिया है, अब मतगणना के पहले आपको गणना एजेंट की नियुक्ति करनी है और उसकी संख्या यहाँ पर आपको देनी है। जैसे पंच, यहाँ पर इस प्रारूप में कितने वार्ड में चुनाव हो रहा है, 2 वार्ड में। 2 वार्ड में कुल कितने कैंडिडेट है, 4 कैंडिडेट है। चारों कैंडिडेट में से कोई भी कैंडिडेट नहीं आया, न तो अपना निर्वाचन अभिकर्ता भेजा, न ही अपनी गणना अभिकर्ता भेजा यहाँ की स्थिति में। और आएगा तो आप लोग जो है उसकी संख्या लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो 0 लिखा है, किसी ने नहीं भेजा, है ना। अब लिखा है कि ऐसे कितने अभ्यर्थी है जिन्होंने, है ना, अभिकर्ता नहीं भेजा, गणन अभिकर्ता, तो चारों ने नहीं भेजा था, तो लिख दीजिए 4। इसके बाद सरपंच कितने खड़े हैं, 3 कैंडिडेट हैं। तीनों कैंडिडेट में से कोई कैंडिडेट नहीं आया और न ही अपना निर्वाचन अभिकर्ता भेजा, बल्कि गणन अभिकर्ता भेजा था तीनों ने, है ना, तो लिख दिए 3। अब पूछा कितने ने नहीं भेजा, तीनों ने भेज दिया, तो कितने ने नहीं भेजा, 0 ने नहीं भेजा, तो आएगा 0। आगे, जनपद सदस्य कितने खड़े हैं, 4, है ना। इन चारों में से 3 ने गणन अभिकर्ता भेजा है ना। खुद अभ्यर्थी तो नहीं आया, निर्वाचन अभिकर्ता भी नहीं आया, लेकिन गणन अभिकर्ता आया है 4 में से 3 का। तो कितने का नहीं आया, 1 का नहीं आया, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। जिला पंचायत सदस्य कितने कैंडिडेट हैं, 8। यहाँ पर स्वयं कैंडिडेट नहीं आया, ना ही उसका निर्वाचन अभिकर्ता आया, बल्कि कौन आया, गणन अभिकर्ता। कितने का आया, 7 का आया। कितने का नहीं आया, 1 का नहीं आया, टोटल तो 8 है। ये भर लेंगे, मजा आएगा आपको भरने में। आगे है मतगणना कार्य में तैनात अधिकारी कर्मचारी। प्राधिकृत अधिकारी जो कौन बन गया है, अब पीठासीन अधिकारी बन गया है, क्या, प्राधिकृत अधिकारी। तो कितना है संख्या, 1। अन्य का जो कि गणना सहायक है, जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये सब अब क्या बन जाएंगे, 1, 2, 3 का रोल खत्म, अब वो बन गया है गणना सहायक। अब बात आती है चौथा नंबर कहाँ है, उसको मदद के लिए रख लो या तो छोड़ दो।
वैसे नियमता तो छोड़ने का है, लेकिन आप चाहो तो निवेदन करके उसको रख सकते हो ताकि कुछ भी अप्रिय स्थिति से वहां पर निपटा जा सके। ये आपके विवेक के ऊपर है क्या करना है नंबर 4 को। आइए आगे बढ़ें। देखिए नंबर 4 क्या बोला गया है, यदि मतगणना स्थगित करनी पड़ी तो ऐसे स्थान एवं अवधि, तो भगवान न करे ऐसी जरूरत पड़े मतदान के बाद मतगणना भी आराम के साथ हो जाए, तो यहाँ पर मतगणना स्थगित करने की जरूरत नहीं पड़ी है। चलिएगा, मतगणना प्रारंभ करने का समय शुरू में हम लोगों ने देख दिया था 5 बजे शाम को प्रारंभ हुआ, समाप्त करने का समय है ना रात को 9 बजे, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है पुनर्गणना की मांग और उसकी स्वीकृति का प्रकरण। तो यहाँ पर किसी ने पंच, जितने पंच का हमने करवाया, किसी पंच ने यहाँ पर पुनर्गणना की मांग नहीं की, सरपंच ने भी पुनर्गणना की मांग नहीं की, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए भी यहाँ पर पुनर्गणना की मांग नहीं हुआ। अक्सर जिला सदस्य, जनपद सदस्य और ये दोनों का तो होता ही नहीं है। हो सकता है सरपंच का हो जाए, उसका भी बहुत कम चांस है, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी पंच में होता है। आप अपने विवेक से निर्णय लीजिएगा। चलिएगा आगे बढ़ें। इसके बाद है वैध और प्रतिक्षेपित मतलब खारिज मतों का जो रिकॉर्ड है उसको यहाँ पर भरना है। जैसे देखिए, पंच के लिए यहाँ पर 2 वार्ड में चुनाव हुआ, वार्ड नंबर 2 में हुआ, वार्ड नंबर 7 में हुआ, टोटल 8 वार्ड थे, 6 वार्ड का निर्विरोध वहां पर चयन हो गया था। तो वार्ड नंबर 2 में कुल डाले गए मत 84, वैध मतों की कुल संख्या 83 और एक मत जो है वो अवैध था जिसको खारिज किया गया। अब बोला जाता है कि प्रतिक्षेपित या जो खारिज किए हैं उसका परसेंट क्या है। तो परसेंट कैसे निकालेंगे, 1/84 गुणित 100 तो आएगा 1.1। खारिज या प्रतिक्षेपित है ना, बटा करेंगे कुल संख्या जो मत डाला गया, गुणित हो जाएगा 100। यही फार्मूला है, इसी फार्मूले से आप निकालते चलिएगा। वार्ड नंबर 7 की बात करें, 86 वोट डाले गए जिसमें से वैध वोट मिले 80, 6 खारिज हो गए, है ना। खारिज कैसे होता है आपको पता है, या हो सकता है इसका और अलग से वीडियो बन जाए। तो यहाँ पर जो खारिज या प्रतिक्षेपित था उसका परसेंट कैसे निकालेंगे, 6/86 गुणित 100 आएगा 6.9। इसके बाद सरपंच के लिए कुल वोट पड़े 606, देखिएगा 606 वोट पड़े। अब आप लोग सोचोगे कि भाई पंच के लिए तो ये देखो कितना 200 भी नहीं हो रहा, इसके लिए भाई यहाँ पर तो बाकी वार्ड के लिए निर्विरोध हो चुका है ना, इसलिए सरपंच में ज़्यादा दिख रहा है। 606 वोट पड़े, 606 वोट पड़े, उसमें से 570 सही पाए गए, वैध पाए गए, 36 जो है वो रिजेक्ट हो गया, खारिज हो गया, प्रतिक्षेपित हो गया। परसेंट निकालेंगे तो 36/606 गुणित 100 करेंगे तो आएगा 5.9। जिला पंचायत सदस्य और जनपद सदस्य का देख लेते हैं। जिला पंचायत सदस्य और जनपद सदस्य दोनों के लिए 606 वोट पड़े और यहाँ पर वैध मत जो है वो जनपद के लिए 580 आए, 26 जो है वो खारिज हो गया। यहाँ पर परसेंट निकालेंगे, 26/606 गुणित 100 आएगा 4.2। ऐसे ही जिला सदस्य के लिए 606 वोट पड़े जिसमें से 555 सही पाए गए, 51 खारिज हो गए, रद्द हो गए, प्रतिक्षेपित हो गए। इसका परसेंट निकाले तो 51/606 गुणित 100 रिजल्ट आएगा 8.4। आइए आगे बढ़ें। इसके बाद है यदि और कोई महत्वपूर्ण घटना घटित हुई, तो कोई घटना नहीं घटित हुई, मतगणना शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। कहाँ पर, अमरुआ में। कब, 20/1/2020 को। तो आप वर्तमान डेट लिखना है आपको। इसके बाद ये आप बहुत अच्छे से पीठासीन डायरी, पीठासीन अधिकारी की डायरी है ना, और बहुत आसानी के साथ आप कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर उस दिन
मदद करेगा कि हम सही से एक ही बार में ऐसे पीठासीन अधिकारी की डायरी बनाएं कि जमा करते समय कोई हमें टोक न सके और बहुत अच्छे से सामग्री हम जमा कर पाएं। साथियों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो में आप एंजॉय ज़रूर करेंगे और यदि आपने एंजॉय किया तो बहुत अच्छे से आप इस प्रपत्र को फिलअप कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगा तो आप लाइक करिएगा ज़रूर और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप अच्छे से, बहुत अच्छे से स्वस्थ रहे, मस्त रहे और मज़े से इस चुनाव को एंजॉय करते हुए अंजाम तक पहुंचाइएगा। थैंक यू।